नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कैसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो हमारी चर्चा में भाग लेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। आज पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट से पास कर दिया है कि अब पूरे देश में एक चुनाव होगा, वन नेशन वन इलेक्शन। आज उसी पे हम चर्चा करेंगे और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एचएन सिंह जी। डॉक्टर एचएन सिंह जी जिला अस्पताल मऊ के पूर्व वरिष्ठ नेत्र सर्जन रहे हैं, जो स्वयं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के समाज सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए और आज प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। इसके अलावा भी आप अपने मेडिकल क्षेत्र से भी जुड़े रहे और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के सदस्य रहे। IMA उत्तर प्रदेश के प्रांतीय उपाध्यक्ष के साथ मऊ IMA के पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव भी हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनपद में एक बहुत बड़ा प्रतिमा मैटरनिटी एंड आई रिसर्च सेंटर जो ब्रह्मस्थान मऊ में स्थापित है, जिसकी प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी के द्वारा संचालित होता है, उसके भी आप डायरेक्टर एवं वरिष्ठ नेत्र सर्जन हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर। जी डॉक्टर साहब, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। अभी जो है पिछले कुछ दिन पहले जो है केंद्र की सरकार ने जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है बिल पास कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? अगर वन नेशन और वन इलेक्शन होता है तो इससे देश के लोगों को लाभ क्या मिलेगा? विपक्ष भी इस पर जो है कड़ा विरोध जता रहा है। आप जानकारी बता दूं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जब भारत सरकार के प्रधानमंत्री बने तो बहुत पहले इन्होंने इसकी घोषणा की थी कि चर्चा में डाला गया कि अगर देश में सभी चुनाव एक साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसका कई फायदे मिलेंगे। और जिसके तहत अब जो है भारत की जो सरकार है उसे कैबिनेट में इसको पास किया है और निश्चित रूप से अगली संसद की बैठक में ये पारित करने का प्रयास करेंगे। आपने पूछा कि इसके क्या फायदे हैं जी, तो आपको ये ज्ञात होगा कि 4 इलेक्शन 1951 से लेकर के 1970 एक साथ ही विधानसभा होता था और 4 इलेक्शन। उस समय इलेक्शन कराना बहुत कठिन था, तो बैलेट पेपर पर होता था। आज तो बहुत आसानी से हो रहा है, ईवीएम है। तो उसके फायदे ये थे कि एक साथ इलेक्शन होता था, उसमें एक वोटर लिस्ट थी, एक वोट लिस्ट के द्वारा जो है मतदाता वोट देने जाते थे। पूरे तंत्र का उपयोग एक बार होता था, जिससे फायदा ये होता था कि खर्चे कई बार, जैसे कि जो है मिलिट्री फोर्सेज आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश में चुनाव कराने के लिए दूसरे प्रदेशों से आते हैं जी, कहीं कहीं मिलिट्री की भी जरूरत पड़ती है। उसी तरह से जो कर्मचारी लगे रहते हैं, चुनाव के अधिकारी जो लगे हुए हैं, उनको भी अप्लाई करना पड़ता है। वो भी कई बहुत बार दूर से भी आते हैं, तो बड़े अधिकारी हैं वो दूसरे प्रदेशों से आते हैं। तो नतीजा ये होता है कि उससे जो है बार बार इससे डिस्टर्बेंस होता है। जब से आचार संहिता लग जाती है तब से सरकारें कुछ भी काम नहीं करती है। ये होता है आचार संहिता लग गई, अब आप कोई भी विकास का कार्य नहीं करेंगे, तो इसका नुकसान ये हुआ कि अब उतने दिन विकास रुक गए। 4 महीने 5 महीने 6 महीने जो भी लगता है उतना दिन में विकास के कार्य रुक गए। सभी ये मशीनरी चुनाव में लग गई और सब उसके बाद ये हुआ कि जो दूसरे स्टेट से जो अधिकारी आए वो भी अपना काम रोक दिए। नतीजा ये हुआ कि उनका काम भी बाधित हुआ, उस स्टेट का भी बाधित हुआ। अब अगर इलेक्शन एक साथ होता तो वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के जो भी होगा एक बार में सभी हो जाता और आपको सबको फुर्सत मिल जाती और विकास के कार्य होते जाते। सरकारें भी, जैसे केंद्र की सरकार है,
ये कहना बहुत आसान है कि केंद्र की सरकार को क्या जरूरत है, प्रदेश के प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है कि जाकर के अपने प्रदेशों में प्रचार करें। निश्चित रूप से ये आप कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि हमारा सरकार दूसरे स्टेट में न बने। तो उसके चलते पूरी मंत्रिमंडल को भी उसके लिए जाना पड़ता है, तो उन लोगों का भी काम केंद्र में भी बाधित होता है। और इससे पूरा देश जो है हमेशा इलेक्शन के मोड में रहता है। निश्चय की बहुत बड़ा काम का है और साथ में पैसे। तो इसको रोकने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है प्रधानमंत्री द्वारा, वो एकदम बिल्कुल सही है। और हमको उम्मीद है कि जो विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं वो भी अंत में समझेगी कि ये क्यों फायदेमंद है, और इसलिए ये इलेक्शन सही है। लोगों के बीच में चर्चा है, लोगों का कहना यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो है छोटे दल जो है, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनका अंत हो जाएगा और देश में दो ही दल रह जाएंगे, कांग्रेस और भाजपा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग देखे होंगे अभी भी 4 इलेक्शन हुए, 4 विधानसभाएं, 7 में हुई, लोकसभा हुआ अभी 24 का, और इसके पहले भी हुआ था। पिछले लोग इस बार भी आप कहेंगे कि कांग्रेस जीती है तेलंगाना में, आंध्रा में वहाँ क्षेत्रीय दल, आंध्रा में क्षेत्रीय दल है। आंध्रा का इलेक्शन हुआ, क्षेत्रीय दल जीता। तेलंगाना में कांग्रेस जीती। इसके पहले वाले इलेक्शन में उड़ीसा का जो इलेक्शन हुआ था, उड़ीसा में के इलेक्शन में वहाँ जो बीजेपी है वो जीती थी, और जीती नहीं थी, 2/3 बहुमत जीती थी। जब और बीजेपी को लोकसभा में ज़्यादा सीटें आई थी। तो निश्चित रूप से मतदाता होशियार है, उसको पता है कि कौन सी सरकार बन रही है, कौन सी सरकार को हमको देना चाहिए। तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं से, और ये भी महसूस किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है कोई भी पार्टी, कोई भी क्षेत्रीय दल इससे समाप्त हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया है, सुश्री मायावती ने इसका समर्थन किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने इसका विरोध। अभी आपको सुनकर कहता है कि कम्युनिस्ट विरोध कर रहे हैं, लेकिन आगे फॉरवर्ड ब्लॉक जो उनका एक कम्युनिस्टों में ग्रुप है, उसे समर्थन किया कि इससे अच्छा कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है। तो ये अलग राजनीति की लोग चर्चा है, या अगर सोच है, डर है, तो निश्चित रूप से ये उनके मन की भ्रम है। वो अच्छा काम करेंगे तो जनता उनको निश्चित देगी, अपना काम दिखाएं, और उससे उनका उनका अस्तित्व नहीं खत्म होगा, बल्कि वो और अच्छा काम करेंगे। लोगों का कहना ये, लोगों का नहीं, कई राजनीतिक दलों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी जो है तानाशाह होते जा रहे हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन उसी का एक पार्ट है। अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह है तो दुनिया में कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है जो तानाशाह है। आप देख ही रहे हैं कि आज के विपक्षी नेता कुछ भी गाली दे देते हैं, नरेंद्र मोदी उसको उस पर एक्शन नहीं कर रहे हैं, जबकि ये देश इमरजेंसी भी भोगा है, जिसमें कि अगर एक पार्टी के किसी बारे में भी बात कर लिया जाता है तो उठा के जेल में बंद कर दिया जाता। और आज की हालत यह है कि विपक्ष का कोई भी नेता कहीं भी किसी के बारे में जो भूल करके चला जाता है, और उसको कोई कार्रवाई नहीं। इवन विदेश में भी जाकर के लोग गाली देते हैं, और नरेंद्र मोदी को पूरी पार्टी को गाली देते हैं, देश को गाली देते हैं। नियमानुसार तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करें, जनता विचार करें। ये इससे किसी भी जगह पर उनकी अगर तानाशाही है तो उनसे ज्यादा तो कोई हमको लगता है कि अब तो कोई तानाशाह शब्द का मीनिंग बदल देना पड़ेगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी कभी तानाशाह। बहन जी की उत्तर प्रदेश में बहन जी के समर्थन करने के बाद जो है अखिलेश यादव को बड़ा तनाव आ गया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। ये उनको तनाव होना भी चाहिए कि एक पार्टी जो है समर्थन कर रही है, और उस पार्टी समर्थन कर रही है जो कि घोर विरोधी है कांग्रेस बीजेपी की। और अखिलेश जी की स्थिति है कि अखिलेश जी को क्या कहेगा। अखिलेश जी तो कभी बहन जी के साथ होते हैं, कभी कांग्रेस के साथ होते हैं, कभी किसके साथ, अभी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी आप लोग देख ही रहे होंगे। वहाँ के लोग कहते हैं अखिलेश क्या, इनको कहते हैं कि आपकी यहाँ जरूरत क्या है। अभी चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में, इनको कितना सीटें दिए आप देख ही रहे हैं। तो इन लोगों का जो गठबंधन है, अप्राकृतिक गठबंधन जो बीच में इधर से उधर होते रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो उनकी राजनीतिक सोच जो है देखा गया है। इधर जो है एनडीए की जब से जीत हुई है, जब भी प्रदेश के अंदर कोई घटना घट रही है, तो उस फील्ड को मारने के लिए जो है, मतलब फील्ड में फतह करने के लिए अगर समाजवादी पार्टी आगे आ रही है तो कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। जैसा कि अभी जो मंगेश यादव हत्याकांड का मामला चल रहा था, और अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल भेजा, खुद भी मिलने के लिए गए, लेकिन देर सवेर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का भी अक्सर बयान आ गया। राहुल गांधी भी प्रतिनिधिमंडल भेजे, राहुल गांधी ने भी चंदा भेजा।
तो राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अकेले समाजवादी पार्टी जो है कोई काम करे, वो चाहते हैं कि मेरा भी इसमें जो है बराबर का हिस्सेदारी है। बहुत मजेदार आपने सवाल पूछा है। कांग्रेस को डर है, अखिलेश जी को डर है कि कांग्रेस हमारा जगह ले लेगी जी, और कांग्रेस भी इसी फेरे में शायद है कि हम अखिलेश की जगह ले लेंगे। निश्चित रूप से अगर कांग्रेस बढ़ेगी तो अखिलेश जी कमजोर होंगे, और ये डर इन लोगों को बार बार साथ रख रहा है। लेकिन ये जैसे आप लोगों ने देखा होगा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, इनका समझौता विधानसभाओं में किस तरह से हुआ, पंजाब में हुआ जी। पंजाब में क्या तो हम लोग साथ साथ लड़ रहे हैं, फिर बाद में हुआ कि नहीं टूट गया, फिर अलग अलग एक दूसरे को गाली दिए। वही आज दिल्ली में हुई और हरियाणा में हो रही है। और निश्चित रूप से जो पार्टी जहाँ पर मजबूत है दूसरे को वहाँ जगह नहीं देना चाहती है। ममता बनर्जी जी वहाँ बंगाल में किसी को घुसने नहीं दी। यही हालत अखिलेश जी भी चाहते रहे वही काम कि कांग्रेस यहाँ न आए, लेकिन उनकी मजबूरी है कि अब अकेले जब पड़ेंगे तो उनके साथ कौन रहेगा। तो ये तो प्राकृतिक गठबंधन हुए हैं, तो इसमें बीच बीच में ये लोग करते रहे। हो सकता है कल के डेट में बहन जी के साथ आ जाए, परसों के डेट में तीसरे के साथ आ जाए, तो इसलिए नहीं, बहन जी के साथ तो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हो चुका है, प्रयोग असफल रहा है। अगर पिछले लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा 2024 की पहले वाली जो लोकसभा हुई थी तो समाजवादी पार्टी और बसपा मिल करके लड़ी थी, जिसमें सपा को बड़ा जबरदस्त नुकसान हुआ था। बसपा तो ठीक है, जो बसपा हाशिए पर चली गई थी वो 10-11 सीटें पा गई, लेकिन सपा को बड़ा जबरदस्त नुकसान हुआ था। वो नुकसान नहीं हुआ था, निश्चित रूप से सपा को भी फायदा हुआ था। ये तो ये लोग भी नहीं पाते, वो जो कंडीशन थी अगर आप लोग महसूस कर रहे होंगे तो इन लोगों को एक भी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन बसपा के चलते इनको सीटें मिली थी। हाँ, ये जरूर है कि बसपा को ज़्यादा मिली, इनको कम मिली, लेकिन उस समय तो इनकी स्थिति बहुत खराब थी और साथ में आने से इनको फायदा हुआ था। और ये फायदा इसलिए नहीं हो पाएगा कि ये अप्राकृतिक रूप से, जैसे कि आग और पानी, तो आग पानी का एक साथ सहयोग और हुआ तो पानी आग को बुझा देगी। तो निश्चित उसी तरह का इन लोगों का गठबंधन है, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा नीत है अब सोचने की बात है कि मोदी को हटाओ, लेकिन मोदी को क्यों हटाओ बोलने वाला कोई नहीं जी। मोदी को हटाओ, हम मोदी को खा जाएंगे, मोदी को बस एक ही नारा है कि मोदी को हम छोड़, अगली बार मोदी खत्म। ये मतलब मोदी को हटा करके मैंने जनता को कहाँ मिलेगा, ये कोई बताएगा? कोई भी विपक्ष का नेता ये नहीं बता रहा है कि मोदी को हटाने के बाद हम करने वाले क्या है। इनका नारा हो गया है कि हम अभी अखिलेश जी ने तो बयान दिया था कि हमारे पास तो दूल्हे कई हैं। भाजपा बताए कि नरेंद्र मोदी के पास जो है दूल्हे हैं कि नहीं, कौन है? ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। यहाँ तो सीरीज ऑफ लीडर्स हैं जी, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, फोर्थ टायर, बड़ी हर टायर में लोग हैं। नरेंद्र मोदी के बाद तो लंबी सीरीज है। वहाँ नेताओं कहाँ कमी है? नेताएं तो सबसे ज्यादा जो उनकी जगह लेने वाले बहुत से लोग हैं। ये कैपेसिटी अलग अलग लोग हो सकती है, लेकिन सीरीज तो इतनी लंबी है कि हमारे अभी अखिलेश जी जो बोल रहे हैं, अखिलेश जी का हम क्या बताएं, हमारे यहाँ तो ऐसे हैं मंडल अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे जो अखिलेश जी से अच्छा बोलते हैं जी। ये आपको मिलेंगे, आपको हो सकता है कि मऊ में ही मिले जगह थोड़ी। वो तो भारतीय जनता पार्टी में एक प्रबुद्ध वर्ग भी है और निश्चित तौर पर उसमें प्रबुद्ध वर्ग ये तो है, ये अपने आप में भी मतलब अपने आप में हास्यास्पद एकदम पूरा कहा जाए कि यहाँ पर कौन नेता। लेकिन दूल्हे की बात हुई, दूल्हे की बात में दूल्हे की बात में कह रहा हूँ कि जहाँ पर इतना बड़ा संगठन हो जिसमें कि अध्यक्ष है, महामंत्री हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, लंबी फहरिस्त है, प्रदेशों में सब जगह है उसी तरह से है। तो हमारे यहाँ तो कई टायर में लोग हैं, बस 1, 2, 3, 4, 5 आप करेंगे तो कई पीढ़ियां हैं। तो इसलिए सब तो कहना ही बेकार है। ये तो झूठ को जितनी बार बोलो, जो कोविल्स का जो सिद्धांत है, जितना बार झूठ बोलोगे वो सही हो जाएगा। तो एक बयान अखिलेश जी का, और मैं अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा भटक गया हूँ लेकिन मैं फिर आ रहा हूँ। अखिलेश जी ने एक बयान और दिया है, बहुत जल्दी दिया है, कहा है कि माफिया और मठाधीशों में बहुत अंतर नहीं होता है। यानी पूरे देश के मठाधीशों को कहे हैं या सिर्फ अकेले जो है उनका संगीत बाबा की तरफ? अब उनका मतलब इतने बड़े नेता हैं, अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं। इस तरह की स्तरहीन बातें करना, अगर उनके पार्टी का कोई छोटा मोटा नेता बनता तो वो क्षम्य था, लेकिन वो क्षम्य नहीं। माफिया और मठाधीश जी दोनों सब मठ पर हमारे यहाँ जानते हैं कि सभी आराध्य के जो सबसे ज्यादा पूजनीय लोग हैं, भगवान से भी ज्यादा पूजनीय हमारे सभी मतों पर आचार्य जो हैं वो पूजनीय है, भगवान से ज्यादा। उसमें कुछ गड़बड़ियाँ कहीं होती हैं, उसका तो कुछ नहीं है, मानव है, गड़बड़ियाँ होंगी,
लेकिन अगर इस तरह का कोई बयान देता है तो ठीक है, पीठ गलत नहीं होता है, पीठाधीश्वर भले गलत होता है, नहीं कोई पीठ गलत नहीं होता है। इस तरह के बयान जो है मतलब बहुत अस्तरहीन है और अखिलेश जी को ये नहीं करना चाहिए। बाद में अखिलेश जी जो है बैकफुट पे गया नहीं, उसका स्पष्टीकरण जो दें, लेकिन उनके मन में जो चल रहा है उन्होंने कहा बड़े साफ और निश्चित रूप से ये अक्षम्य है और अस्तरहीन है। उनको माफी भी मांगनी चाहिए, संतों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो संत ही है हर जगह, हर मरकू पर संत है और मठाधीश वही कराते हैं हमारे यहाँ। और उनका इशारा अगर एक आदमी को तो उनको सोच की बहादुरी है कि उनको समझ में नहीं आ रही। लेकिन ये भी अगर एक व्यक्ति की तरफ अगर वो प्रश्न किए थे परंतु योगी आदित्यनाथ नाम तो भी वो भी पहले सबसे पहले जो है गोरखपुर जो है गोरक्षपीठ के महंत हैं, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश अगर उनको कोई किसी तकलीफ है तो उसके बारे में और कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मठाधीश और गढ़ी सर में कहना तो भाई अपने आप में बहुत मतलब अस्तरहीन मैं कहूँगा और अक्षम्य है। दोनों चीजें हैं, उसको क्षमा नहीं किया सकता है। और अखिलेश जी अगर इस तरह से बोल के चाह रहे हैं कि जनता को बरगलाएंगे तो ये गलत है और ये जनता खुद प्रबुद्ध है। आपने देखा होगा कि इस सरकार में भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। बीजेपी भी मांग रही थी कि हम 400 पार, ये लोग भी मांग रहे थे, लेकिन जनता ने ऐसा किया कि बीजेपी के भी ये भी ना हो जाए कि हम माने निरंकुश हमारा काम हो जाए, मिलचाएं करें, और इस तरह से कर दिया कि वो अपना आराम से काम कर रहे हैं। तो जनता तो बहुत होशियार है। अंतिम सवाल, बड़ी चर्चाएं थी कि अब मध्य की सरकार है और मोदी जी बहुत दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के चुनाव में मोदी जी कहीं किसी दबाव में नहीं आए और उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के मामले को जो है कैबिनेट में पास किया। नहीं, आपको ये तो अपने आप में भी बहुत सज्जनक है। मोदी जी दबाव वाले नहीं, मोदी जी दबाव वाले बिल्कुल नहीं है। मोदी जी जब ऐसे दबाव, आपने सुना होगा, सबसे पहला बात का मुझे याद है कि जब उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जब पत्थर पड़ते हैं तो मैं उसकी चिड़िया बना लेता हूँ। मोदी जी ने ये कहा था कि जब हमारे पत्थर जो पड़ते हैं तो उन्हीं पत्थरों को इकट्ठा करता हूँ तो चिड़िया बना के चढ़ जाता हूँ। मोदी जी की एक खासियत है। और रही बात दबाव के, दबाव क्या, अभी जो वन नेशन वन की बात करें, इससे पहले वक्फ बोर्ड वाला आया है। वक्फ बोर्ड जो आया है ये निश्चित रूप से ये किसी भी शासक, किसी भी प्रधानमंत्री में ये हिम्मत नहीं थी कि ये काम करता। ये मोदी का साहस ही है कि इस तरह का उन्होंने बिल लाया और निश्चित रूप से ये भी पास होगा, ये भी पास होगा। और भी कई कार्य हैं जो बीजेपी के एजेंडे में है, मोदी के एजेंडे में होंगे। मोदी जी इससे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि जो उनके साथ सहयोगी हैं वो पूरे कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। उनको भी समझ में आ रहा है कि ये कार्य अच्छे हैं और हमको लगता है कि सबको ये लग रहा है, कुछ लोगों की राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, ये कार्य अगर हो जाए तो देश में बहुत ज़्यादा फायदा होगा और निश्चित रूप से ये बिल भी पास होगा और वक्फ बोर्ड भी पास होगा। दोनों जो कानून हैं अभी जो नए आए हैं, इनके 100 दिन वाला जो कार्यक्रम में था और भी कार्य उन्होंने कहा है कि हम 3 गुनी गति, हमारा तीसरा कार्यकाल है, मैं पिछले से 3 गुनी गति में काम करूँगा और वो काम कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में जब मोदी जी का कार्यकाल खत्म होने लगेगा तो पाकिस्तान भी शायद भारत का अंग होगा। अब ये तो बहुत विचित्र बातें हैं और इसमें कौन अंग होगा ये नहीं जानता है, ये भविष्य की बातें हैं। भारत, लेकिन लोगों का कहना तो यही है कि मोदी जी का अगला निशाना पाकिस्तान बन। सोचिए कि मोदी के प्रति लोगों का कितना मतलब ये उनके प्रति लोगों का कितना विश्वास है कि ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा देश जो एक सार्वभौम देश है वो भी भारत में मिल सकता है। लोगों को ये मोदी तो सोचिए मोदी कितने कमजोर है, कितने मजबूत है, तो आकलन की बात है कि मोदी के प्रति लोगों का कितना विश्वास है। तो निश्चित रूप से मोदी जो भी करते हैं देश के हित में करते हैं। और अगर कल आपने सुना होगा जो उन्होंने अमेरिका में बोला है भारतीयों के बीच में या क्वाड में बोला है, उसको आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको अगला जो रोड मैप है उसका पता चल जाएगा उन्होंने क्या किया है। जो भारत के इंडियन अमेरिकन हैं वो इतने गदगद थे कि उनका हाथ चूमने के लिए, उनका फोटो लेने के लिए इस तरह से लड़ाई से लग रहा था कि वो गिर जाएंगे सर, लेकिन निश्चित रूप से वो भाषण बहुत कर था। और उन्होंने एक नाम कहा AI का, उन्होंने कहा एस्पिरेशनल इंडिया, मतलब कि हम आकांक्षी भारत, हमारी आकांक्षा है कि विश्व विजय करेंगे, विश्व विजय करेंगे। उन्होंने एक और लाइन बोला है कि कुछ दिनों के अंदर ही अमेरिका भी मेड इन इंडिया चिप यूज करेगा। तो मोदी की तो इस तरह की सोच है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनके पास ये जनता का ही विश्वास है। और उनका हमेशा है कि भारत के नेशन फर्स्ट, वन इलेक्शन नहीं है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड
और व्यक्ति तीसरे नंबर पर। जो बीजेपी का जो नारा है यही है, उनका विजन स्पष्ट ही है, राष्ट्र प्रथम। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर रतन सिंह साहब को। डॉक्टर रतन सिंह साहब ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो है इस देश में जो समृद्धि होगी, मजबूती होगी और यह देश बहुत आगे जाएगा और जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है उस भार से मुक्ति मिलेगी। मुरली मनोहर के साथ प्रियंसी खासी कोटा बने रहिए, मेरे साथ देखते रहिए राजनीतिक चर्चा।